नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आणविक वंशागति एवं जीन अभिव्यक्ति भाग 3। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हमने डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ा, साथ ही ये भी पढ़ा कि किस प्रकार डीएनए के अंदर हजारों लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइडों का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है। ये विशेष अनुक्रम जो पाया जाता है उसमें कुछ विशेष सूचनाएं संग्रहित रहती है। इन संग्रहित सूचनाओं को क्या कहते हैं, ये किस रूप में पाई जाती है, इसी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड या जीन कोड। देखिए विद्यार्थियों, डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना न्यूक्लियोटाइडों के विशेष अनुक्रम के रूप में पाई जाती है। ये जेनेटिक कोड कहलाते हैं और जेनेटिक कोड को सबसे पहले बताने का प्रयास किया नीरेनबर्ग और ओकोवा नामक वैज्ञानिकों ने। तो बच्चों देखिए, जो डीएनए होता है उसमें एक निश्चित क्षार अनुक्रम पाया जाता है, जिसे कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं ए यू 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 सी सी सी। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो एक विशेष अनुक्रम है, इन अनुक्रम में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक कोड बनते हैं, उन कोड के अंदर जो सूचनाएं पाई जाती है वही जेनेटिक कोड कहलाती है। जेनेटिक कोड के निर्माण में जहां तक बात करें तो आरएनए में जो जेनेटिक कोड का निर्माण होता है वो आपके 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर के होता है। एक होता है ए यू जी सी। यहां पर एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसाइनिन मिलकर के एक विशेष सीक्वेंस बनाते हैं, एक विशेष अनुक्रम बनाते हैं। यही अनुक्रम आपके कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की सूचनाओं को धारण करता है। यहां पर एक व्हील दे रखा है, इस व्हील में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए यहां पर एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन जब ये मिल जाते हैं तो ये आपके 4 के साथ में मिलकर के और एक त्रिक कोड बनाते हैं। त्रिक का मतलब होता है 3 अक्षरों वाला कोड बनाते हैं, उसे ही हम आनुवांशिक कोड के नाम से जानते हैं। डीएनए का वह भाग जिसमें पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन संश्लेषण की कोडीकृत सूचना पाई जाती है सिस्टोन कहलाती है। देखिए डीएनए जो होता है हमारा, स्पेशली मानव डीएनए की बात करें तो मानव के डीएनए को 2 भागों में बांटा गया है। सिस्टोन वह भाग जिसमें प्रोटीन से संबंधित सूचनाएं पाई जाती है। यह सिस्टोनी भाग ही आगे जाकर के आपके सूचनाओं का स्थानांतरण एमआरएनए के रूप में करता है और एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण के रूप में इस सूचनाओं को आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए बच्चों, सिस्टोन सामान्यतया 2 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जीवाणु के अंदर पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में आपके मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। वास्तव में ये होता क्या है, तो देखिए पॉली यानी मैनी, अर्थात ऐसा डीएनए जिसमें एक साथ में कई सारे एंजाइम या प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की सूचनाएं पाई जाती है, वो पॉलीसिस्टोनिक कहलाता है। जबकि ऐसा डीएनए जिसमें केवल एक बार में एक ही एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड की सूचना पाई जाती है उसे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहेंगे, और वो जो डीएनए है वो मोनोसिस्टोनिक डीएनए कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए, यहां पर ये यूकैरियोट्स का उदाहरण दे रखा है। यूकैरियोट के अंदर पाई जाने वाली जो संरचनात्मक जीन होती है वो आपके एक एमआरएनए बनाती है। उस एमआरएनए को मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए के नाम से जानते हैं। ये मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए एक बार में एक ही एंजाइम या एक ही पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है, जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हो प्रोकैरियोट्स में अलग होता है। यहां पाई जाने वाली जो संरचनात्मक जीन होती है उस संरचनात्मक जीन में एक साथ में कई सारे एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड के लिए सूचनाओं का स्थानांतरण होता है, और यहां बनने वाला जो एमआरएनए है उसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। यहां आप देख सकते हो इस एमआरएनए के इस पोर्शन द्वारा
एक प्रोटीन बन रही है, दूसरे द्वारा दूसरी बन रही है, तीसरे द्वारा तीसरी प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार सिस्टोन की संख्या के आधार पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग प्रकार का डीएनए पाया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के एमआरएनए का निर्माण करेगा और उसी के अनुसार इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण चलता है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं या आनुवांशिक कोड जो होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इन गुणों को बताने का प्रयास किया था हॉली, हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने। इन तीन वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान द्वारा ज्ञात किया कि जो आपके जेनेटिक कोड होंगे उनमें क्या खास खास विशेषताएं पाई जाती है। इन जेनेटिक कोड की विशेषताओं को यहां निम्न बिंदुओं में एक सारांशित किया गया है। पहला होता त्रिगुण प्रकृति, अर्थात जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों के विशेष अनुक्रम से बने रहते हैं। दूसरा, डीजेनरेसी पाई जाती है। तीसरा, ये नॉन ओवरलैपिंग या गैर अतिव्यापी होते हैं। ये कोमा रहित होते हैं। गैर अस्पष्टता, सार्वभौमिकता और ध्रुवीयता इसमें पाई जाती है। इन एक एक गुणों को हम यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जेनेटिक कोड त्रिक रूप में पाए जाते हैं, अर्थात किसी भी सजीव में आनुवांशिक सूचनाएं जो पाई जाती है, जो कोड रूप में पाई जाती है, वो 3 नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में पाई जाती है, जिनमें एक विशेष सूचना निहित रहती है। अर्थात इसमें जैसे ए है, यू है, ये 3 का जो एक विशेष अनुक्रम पाया जाएगा, ये त्रिक कोड कहलाता है। अर्थात एक आनुवांशिक कोड में न्यूक्लियोटाइडों की जो संख्या पाई जाती है वो 3 पाई जाती है। एमआरएनए में त्रिक कोड अनुक्रम को कोडोन कहते हैं। देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको, यह हमारा डीएनए है। इस डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का निर्माण होता है। देखिए विद्यार्थियों, जो डीएनए होता है, इस डीएनए में पाए जाने वाले 3 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को हम आनुवांशिक कोड के नाम से जानते हैं। अर्थात आनुवांशिक कोड जो है वो डीएनए में पाया जाएगा। जब डीएनए द्वारा एमआरएनए का निर्माण किया जाता है तो यहां पर ये जो 3 अक्षरों का कोड पाया जाता है, ये कोड अब कोडोन कहलाता है। तो दोनों पर शब्दावली का फर्क है। डीएनए का संबंध आनुवांशिक कोड से है, जबकि कोडोन जो है उसका संबंध आरएनए से होगा। जो प्रोटीन में विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे शरीर में या सजीव शरीर के निर्माण में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनाते हैं। इन 20 ही प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए विशेष प्रकार के कोडोन पाए जाते हैं। ये जो कोडोन होंगे सभी सजीवों में एक समान पाए जाते हैं। अर्थात अमीबा से लेकर के मानव तक, सेवालों से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, ये एक सार्वभौमिकता दर्शाते हैं। अर्थात सजीवों में इनका समानता रूप में पाया जाना ही सार्वभौमिकता कहलाएगी। आनुवांशिक कोड कोमालेस होते हैं, पहली बात, अर्थात इनमें कोमा नहीं पाई जाती। जैसे मान लीजिए यू ये आपने कोमा लगा दिया, UCA फिर कोमा लगा दिया। अगर इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है तो इसे गलत माना जाता है। साथ ही हम बात करें तो फिर सही क्या होगा? देखिए सही होता है UCA CAC। अगर यहां कोमा या गैप आ जाता है तो उसको सही नहीं माना जाता है। इसका सही प्रदर्शन करने का तरीका होता है बिना कोमा के या बिना गैप के इसको दर्शाया जाता है। दूसरी बात होती है कि ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, अर्थात एक कोडोन में अगर 3 नाइट्रोजन क्षार है तो वो उसके निजी होते हैं, दूसरे कोडोन के साथ में उनको आप अतिव्यापित नहीं कर सकते। जैसे आप उदाहरण के लिए बात कीजिए UUU CACAC। देखिए
यहां पर 3 अक्षर यहां पे है, तो इसका मतलब ये एक कोडॉन कंप्लीट हो गया। CAC ये दूसरा कोडॉन कंप्लीट हो गया। और AC देखिए यहां तीसरे वाले में एक न्यूक्लियोटाइड की कमी है, अर्थात इसे अधूरा माना जाएगा। ये नहीं कि इस पड़ोस वाले के साथ में इसकी संख्या को गिन करके इसको पूर्ण मान लिया जाए। ये भी एक इसका विशेष गुणधर्म होता है। आनुवांशिक कोड अफासित होते हैं, अर्थात एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन पाए जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कोडॉन में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या का निर्धारण करने के लिए एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज गेमोव। जॉर्ज गेमोव ने बताया कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। उस आधार पर कुल कोडों की संख्या कितनी संभव है वो निकाली थी 4⁻³ से। अगर हम इसका वर्णन करना चाहें तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 प्रकार के कोडॉन संभव पाए गए, जबकि प्रोटीन निर्माण में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 20 अमीनो अम्लों के लिए आपके कुल 64 कोडॉन हैं। यद्यपि इन 64 कोडॉन में से 3 कोडॉन ऐसे पाए जाते हैं जो कि नॉनसेंस कोडॉन या रोधन कोडॉन या समापन कोडॉन के नाम से जाने जाते हैं। और ये कोडॉन जो है आरएनए के लिए अंदर जहां कहीं पाए जाएंगे वहां पर इस प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करेंगे। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, सेरीन के लिए 6 आनुवांशिक कोड ज्ञात हैं, अर्थात किसी अमीनो अम्ल के लिए 1 होंगे, किसी के लिए 2 होंगे, किसी के लिए 4 होंगे, किसी के लिए 6 होंगे, अर्थात इनकी संख्या जो होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो सेरीन 6 आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। दूसरी तरफ सारे के सारे जो जेनेटिक कोड की सारणी है, टेबल दे रखी है जिसमें 64 प्रकार के कोडोनों का वर्णन किया गया है। उन कोडोनों में से मिथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के लिए केवल एक ही कोडॉन पाया जाता है। अर्थात प्रकृति में मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन ऐसे अमीनो अम्ल हो गए जिसके लिए केवल एक ही प्रकार के कोडॉन ज्ञात है। ये एक विशिष्टता इसको प्रदान करता है। 20 अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए त्रिक कोडोनों की कुल संख्या 64 संभव है। कैसे ज्ञात हुई बताइए? जॉर्ज गेमोव ने इसको बताया था और 64 प्रकार के कोडोनों की संभावना व्यक्त की, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया। देखिए, जो 64 कोडोन है उन 64 कोडोनों के 2 पार्ट हो गए। एक को हम कहते हैं सेंस, अर्थात जिसमें कोई ना कोई सूचना निहित रहती है, और एक होती है सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब होता है जिसमें कोई कोडॉन की सूचना नहीं पाई जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, सेंस कोडॉन 61 होते हैं और 61 कोडॉन जो पाए जाते हैं वो आपके किसी न किसी अमीनो अम्लों को कोड करेंगे। इनमें 64 में से एक कोडॉन बनता है जिसका नाम है AUG। AUG को हम प्रारंभन कोडॉन कहते हैं और इसके द्वारा मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड किया जाता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो 3 आपके ऐसे अमीनो अम्ल होंगे जिसमें किसी प्रकार की सूचना नहीं पाई जाती है, अर्थात 3 कोडॉन जो है जो सूचना रहित है उन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिना सूचना वाले हैं। इसी प्रकार से ये एक सारणी दे रखी है। इस सारणी में आपके 64 प्रकार के कोडोनों को प्रदर्शित किया गया है। इन कोडोनों में से सबसे पहले आता है AUG। ये जो AUG कोडोन है ये मिथियोनिन को कोड करता है और हर पॉलीपेप्टाइड की प्रथम अमीनो अम्ल सदैव मिथियोनिन होती है। हर mRNA का पहला जो कोडॉन होता है वो AUG होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रारंभन कोडॉन है, ये चेन इनिशिएशन कोडॉन है या स्टार्टिंग कोडॉन के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ ये जो 3 कोडॉन आपके उपस्थित है, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, UAA, UAG और UGA,
ये 3 कोडोन ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन लेस होते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल की सूचना नहीं पाई जाती है। इस वजह से इनको हम स्टॉप कोडोन या रोधन कोडोन के नाम से जानते हैं। नॉनसेंस कोडोन, इनको स्टॉप कोडोन, रोधन कोडोन कहते हैं, जिनकी संख्या 3 होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का कार्य करते हैं, अर्थात एमआरएनए में जिस स्थान पर स्टॉप कोडोन उपस्थित होंगे वहां जाकर के प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। ये आपका यूएए, यूएजी, यूजीए। देखिए बच्चों, जो कोडोन है या जेनेटिक कोड है, ये आपके सार्वत्रिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात प्रत्येक सजीव में यू का मतलब होता है फिनाइल एलेनिन को कोड करना। चाहे आप मानव ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अधिकांशतः ऐसे अमीनो अम्ल जिनके एकाधिक कोडोन पाए जाते हैं, उनमें प्रथम 2 बेस उभयनिष्ठ होते हैं, अर्थात 2 बेस में उभयनिष्ठता पाई जाती है, जबकि तीसरे में भिन्नता पाई जाती है। तो किसी अमीनो अम्ल जो कि एक से अधिक कोडोन धारण करते हैं, उनके प्रथम 2 अक्षरों का अर्थात 2 न्यूक्लियोटाइडों का समान पाया जाना तथा तीसरे में भिन्नता का पाया जाना, ये वोबल परिकल्पना कहलाती है। वोबल हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। यहां पर कुछ उदाहरण मैंने दे रखे हैं, जिसे आप देख सकते हो। यूयूसी के अंदर यूयूसी, ये दोनों फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। दोनों फिनाइल एलेनिन को कोड करेंगे, लेकिन दोनों में प्रथम 2 अक्षर तो समान है, लेकिन भिन्नता जो पाई जाती है वो तीसरे अक्षर पर पाई जाती है। इसी को वोबल परिकल्पना या वोबल हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आनुवांशिक कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे पूर्व कक्षा में हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था। सेंट्रल डोग्मा में मैंने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। एक होता डीएनए रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए प्रतिकृति, एक होता डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए अनुलेखन, और एक आता ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो सबसे पहले हम यहां जो नया बिंदु चर्चा करेंगे वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए प्रतिकृति के नाम से भी जानते हैं और इसको डीएनए प्रतिलेखन के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में ये क्या होता है? डीएनए प्रतिकृति किसे कहते हैं? नई पीढ़ी में कोशिकाओं द्वारा जीनी सूचना हस्तांतरण के लिए डीएनए से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति या डीएनए प्रतिलेखन या डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। डीएनए से नया डीएनए निर्माण की प्रक्रिया ही डीएनए प्रतिकृति कहलाती है। ये एक विशेषता होती है। यहां आप समझिए, ये एक डीएनए अणु दे रखा है और इस डीएनए अणु के द्वारा आपके 2 टेम्पलेट बनाए जाते हैं। दोनों टेम्पलेट पर नए डीएनए का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक डीएनए आगे चल करके 2 नए पुत्री डीएनए का निर्माण करता है, जो कि समसूत्री विभाजन में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसी को डीएनए प्रतिकृति के नाम से जानते हैं। कोशिका की इंटरफेज की एस प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृति पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक प्रश्न यहां पे भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो इंटरफेज की एस प्रावस्था में इसका संश्लेषण होता है। यह आपको आना चाहिए। डीएनए प्रति की क्रियाविधि, डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि की बात करते हैं तो मूल रूप से इसको 3 बिंदुओं में बांटा गया है। पहला आता है द्विसूत्री डीएनए का विकुंडलन। इसका मतलब होता है कि हमारा जो डीएनए पाया जाता है विद्यार्थियों, वो इस तरीके का पाया जाता है। ये द्विसूत्री डीएनए है। सबसे पहले इस कुंडलित द्विसूत्री डीएनए का कुंडलन खुलना आवश्यक होता है। तो इसके लिए आपके डीएनए कुंडलन इस तरीके से खुलता है।
इस भाग को हम कहते हैं विकुंडलित डीएनए। उसके आगे डीएनए प्रतिलेखन प्रारंभ करने के लिए इस जगह पर एक विशेष प्रकार का आरएनए प्राइमर जुड़ता है। इसे हम आरएनए प्राइमर संश्लेषण के द्वारा पढ़ेंगे और आगे जब नया डीएनए बन जाता है, डीएनए बनने के बाद में समापन हो जाता है। एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डीएनए प्रतिकृति जो होती है वो देखिए दो प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक होता है हमारा डीएनए का ये मूल अणु, इसका विकुंडलन होता है, और यहाँ पर डीएनए की नए डीएनए निर्माण की जो दिशा रहती है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा रहती है। इधर वह डीएनए जहां पर डीएनए का निर्माण लगातार होता है, सतत रूप से होता है, वो भाग आपका लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। अर्थात डीएनए जब विकुंडलित हो जाता है तो इसके अंदर आपके द्विशाख बनती है। डीएनए की एक श्रृंखला के ऊपर डीएनए लगातार बनेगा। लगातार जिस स्थान पर बनता है उसे हम सतत डीएनए या लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। जबकि डीएनए का दूसरी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला पर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। इन छोटे छोटे खंडों को सबसे पहले जापान के एक वैज्ञानिक था ओकाजाकी, उसने देखा था, इसलिए इनको ओकाजाकी खंड के नाम से जानते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं एक जगह पर जहां लगातार डीएनए बनता है वो सतत श्रृंखला होगी, और जहां पर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है उसे को हम असतत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। डीएनए प्रतिकृति की अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो इसके कई सारे चरण हैं। एक एक चरण को हम यहां विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, द्विसूत्री डीएनए का विकुंडलन। द्विसूत्री डीएनए के विकुंडलन के लिए हेलिकेज नामक एंजाइम उत्तरदायी होता है। अर्थात जो कुंडलित डीएनए है उसके कुंडलन को खोलने के लिए जो एंजाइम कार्य करता है उसी को हम हेलिकेज कहते हैं। विकुंडलित डीएनए को टोपोआइसोमरेज एंजाइम विकुंडलित अवस्था में बनाए रखता है। अर्थात पहले तो कुंडलित डीएनए का विकुंडलन होगा हेलिकेज द्वारा, बाद में वही विकुंडलित डीएनए जो है उसको टोपोआइसोमरेज एंजाइम दोबारा कुंडलित होने से रोकता है। विकुंडलित डीएनए का द्विशाख प्रतिकृति में भाग लेता है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि ये आपका डीएनए है जिसको हम कहते हैं कुंडलित डीएनए। इसका विकुंडलन होता है, ये इसको कहते हैं द्विशाख। ये पहली शाखन है इसकी और ये इसकी दूसरी शाखन है। अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन के समय दोनों शाखाएं जो है एक साथ भाग लेती है। ये आपकी द्विशाख है। आरएनए प्राइमर संश्लेषण, अर्थात आप क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए था, इस डीएनए ने आगे चल करके मान लीजिए ये आपकी दो द्विशाख बना दी। इस द्विशाख में मान लीजिए ये आपके 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा है। तो सर्वप्रथम आप क्या देखेंगे, एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा आकर के 5 से 10 बेस पेयर का यहां जुड़ता है, ये आरएनए प्राइमर कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज शुगर के 2 नंबर कार्बन पर OH समूह पाया जाता है। ये OH समूह नए न्यूक्लियोटाइडों को जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही एक बार ये रेप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है तो इस श्रृंखला पर लगातार डीएनए का निर्माण होता है, और लगातार डीएनए का निर्माण होने के कारण इसको सतत श्रृंखला कहते हैं, और ये एक भाग सतत वाला हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे कि ये इसका आरएनए प्राइमर जुड़ा, यहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में नए डीएनए का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे टुकड़े सबसे पहले ओकाजाकी नामक जापानी वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड कहते हैं। बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा
इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले 1 नंबर का प्रश्न आता है, आरएनए प्राइमर किसे कहते हैं? ऐसा छोटा आरएनए अणु जिसमें 5 से 10 बेस पेयर पाए जाते हैं आरएनए प्राइमर कहलाता है। प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर संश्लेषण में योगदान करता है। दूसरा प्रश्न यहां पे आता है, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल? कौन सा एंजाइम यहां पर जिम्मेदार है? और डीएनए प्रतिलेखन में नए डीएनए संश्लेषण के लिए प्राइमर द्वारा 3 प्राइम दिशा पर OH समूह प्रदान किया जाता है, जो श्रृंखला के प्रारंभ में योगदान करेगा। अति महत्वपूर्ण सूचना। नवीन डीएनए संश्लेषण। विकुंडलित डीएनए का प्रत्येक सूत्र टेम्पलेट डीएनए का कार्य करता है, जो संपूरकता के आधार पर नया डीएनए निर्माण प्रारंभ करता है। डीएनए के नए अणु निर्माण में सहायक एंजाइम जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। देखिए विद्यार्थियों, प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जिसको शॉर्ट में डीएनए पॉल कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, यद्यपि ये आपके कोर्स से परे है। डीएनए प्रतिलेखन 5 प्राइम सिरे से प्रारंभ होता है। एक प्रश्न यहां पे आता है, हमेशा 5 प्राइम सिरे से ही प्रारंभ होता है। नए डीएनए का निर्माण 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। अग्रसारी रज्जुक और परिवेष्टन रज्जुक। अग्रसारी रज्जुक जो होता है इसको हम सतत डीएनए संश्लेषण के नाम से जानते हैं, और परिवेष्टन रज्जुक जहां छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं उनको असतत प्रतिलेखन के रूप में अपन यहां पर देखते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहेंगे, अग्रसारी रज्जु किसे कहेंगे कि एक टेम्पलेट डीएनए पर लगातार डीएनए सूत्र का निर्माण होता है, इसे हम अग्रसारी रज्जु कहते हैं। कारण क्या होता है, यहां पर लगातार डीएनटीपीज की सप्लाई होती है और सतत ऊर्जा मिलने के कारण एक श्रृंखला लगातार बनती जाती है। दूसरे टेम्पलेट डीएनए पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण होता है। ये जो छोटे खंड बनते हैं ये असतत बनते हैं और इनको ओकाजाकी खंड के नाम से जाना जाता है। ओकाजाकी खंड जो बने हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक डीएनए का छोटा टुकड़ा बना, फिर छोटा बना, छोटा बना, छोटा बना, ये क्या कहलाता है, ओकाजाकी खंड। लेकिन ये लगातार जो छोटे खंड बनते रहते हैं, इनको परस्पर जोड़ने का कार्य एक एंजाइम करता है, उसको हम डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए प्रतिलेखन की विशेषताएं क्या है? देखिए, सामान्यतः डीएनए प्रतिलेखन सटीक होता है, अर्थात डीएनए का प्रतिलेखन त्रुटि रहित होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई कमी रह जाती है तो संपूरकता के कारण इसकी प्रूफ रीडिंग कर दी जाती है, इसे सुधार दिया जाता है। डीएनए प्रतिकृति में एक समान 2 अणु प्राप्त होते हैं, अर्थात जब भी एक डीएनए जो है प्रतिलेखन करेगा तो 2 एक समान अणुओं का निर्माण करता है। जब भी डीएनए का निर्माण होगा तो डीएनए निर्माण में एक कॉपी जो रहती है वो पैतृक रहती है और एक कॉपी का निर्माण नया होता है, अर्थात इसमें अर्ध संरक्षी विधि पाई जाती है। अर्ध यानी आधा और संरक्षी यानी सुरक्षित रहना। अर्थात आप यहां देखिए, ये हमारा हल्के हरे रंग का डीएनए है जिसमें दोनों समान श्रृंखलाएं हैं। जब इसके विकुंडलन के कारण द्विशाख बनती है तो ये आपका अणु पैतृक डीएनए अणु कहलाता है और ये भी पैतृक डीएनए अणु कहलाता है। लेकिन इस डीएनए में एक श्रृंखला पैतृक है लेकिन दूसरी का नया निर्माण हुआ है और इसमें भी दूसरी का नया निर्माण हुआ, अर्थात नए अणु निर्माण के समय एक पैतृक रहेगी एक नई बनेगी, एक पैतृक रहेगी एक नई बनेगी। इसे ही हम डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। इसका प्रतिपादन मेसल्सन एवं स्टॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था।
इन्होंने बताया कि डीएनए प्रतिलेखन में नवनिर्मित डीएनए में एक रज्जुक पैतृक तथा एक रज्जुक नया संश्लेषित होता है। इसे डीएनए अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं। अर्धसंरक्षी विधि को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमारा डीएनए का अणु है। इस डीएनए ने आगे जाकर के मान लीजिए 2 सूत्र बनाए और यहां पर मान लीजिए आपके नए डीएनए का संश्लेषण हो जाता है। तो डीएनए के एक अणु से आगे जाकर के कितनी कॉपी तैयार होती है? 2 अणु बन जाते हैं। 2 अणुओं में एक पैतृक श्रृंखला है, एक नहीं, एक पैतृक श्रृंखला है, एक नहीं। इसे ही हम डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका भाग 3 पूर्ण होता है, जिसमें हमने आनुवांशिक कोड के बारे में पढ़ा, डीएनए प्रतिकृति के बारे में पढ़ा, डीएनए प्रतिकृति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और अंत में यह पढ़ा कि डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी विधि पर आधारित है, अर्थात आधा डीएनए नया होगा और आधा डीएनए पैतृक होता है। इससे संबंधित आगे की सूचनाएं भाग 4 में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।